नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई के मरीन ड्राइव पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। शुरुआत कर रहे हैं मुंबईकरों के लिए एक राहत भरी खबर के साथ। आपको बता दें कि संक्रमण के मामले लगातार मुंबई शहर में नीचे जाते जा रहे हैं। 17 मार्च के बाद पहली बार ऐसा दिखा है कि 2000 के करीब मामले सामने आए हैं। तो 6 हफ्ते के बाद ये राहत भरी खबर है कि संक्रमण के मामले यहाँ पर 2624 दर्ज किए गए हैं 24 घंटों में। हालांकि मौत का आंकड़ा आप देखें तो 17 मार्च को जहां 8 मौतें हुई थी, अभी यहाँ पर रोजाना औसतन 70 के करीब मौतें हो रही हैं। 24 घंटे में अगर आप देखें, बीते 24 घंटे में तो 78 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। तो ये ज़रूर एक चिंता की बात है बीएमसी के लिए और राज्य सरकार के लिए। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो भागती दौड़ती मुंबई इस वक्त सुनसान नज़र आ रही है। कुछ इसी तरह से जो नज़ारा है वो 15 मई तक आपको नज़र आएगा। मिनी लॉकडाउन के तहत जो महाराष्ट्र राज्य है वो 15 मई तक रहेगा। इसी बीच आपको रेजिडेंट डॉक्टर से जुड़ी एक अहम खबर बता देते हैं। इस बार जो दूसरी लहर आई है उसमें महाराष्ट्र के 519 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हुए थे। मुंबई में जो संख्या है वो 203 है। 203 रेजिडेंट डॉक्टर्स मुंबई शहर में कोरोना संक्रमित हुए। हालांकि इनमें से जो बड़ी संख्या है डॉक्टरों की, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत ही कम लक्षण उनमें बीमारी के देखे गए। लेकिन एक आरोप ज़रूर रेजिडेंट डॉक्टर्स लगा रहे हैं कि जो व्यवस्था पिछले साल इनके लिए की गई थी, जहां इन्हें होटल में या गेस्ट हाउस में रुकाया जा रहा था, इस बार ये हॉस्टल में ही रुक रहे थे अपने सहयोगियों के साथ। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं। इसी बीच मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में जो तीसरी कोरोना लहर की बात हो रही है, उस आशंका को देखते हुए यहाँ पर बच्चों के लिए एक अलग से कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। देखिए पूरी खबर। कोविड मरीजों का इलाज करने में लगे डॉक्टर खुद कोविड की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के 519 रेजिडेंट डॉक्टर्स नई लहर में संक्रमित हुए हैं। इस साल मार्च से अब तक मुंबई के नायर, केईएम, कूपर, सायन, जेजे जैसे सरकारी और बीएमसी अस्पतालों के 203 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स मार्ड के मुताबिक इनमें से कई डॉक्टर वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके थे। पुणे में करीब 150 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आए हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि कोविड, नॉन कोविड ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों का एक ही साथ हॉस्टल में रुकना इनमें संक्रमण बढ़ने का कारण रहा। पिछली बार जहां इसके लिए अलग प्राइवेट होटलों की व्यवस्था थी, उसकी अपेक्षा इस बार कोई आइसोलेशन एवं क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इस बार की लहर से जो मरीज आ रहे हैं वो ज़्यादा गंभीर है। इस बार की लहर में युवा मरीज भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन वेंटिलेटर की काफ़ी कमी है। गंभीर मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जहां पिछली बार एसिम्प्टोमेटिक मरीज ज़्यादा थे, इस बार गंभीर मरीज ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है, तो हमारे सरकारी अस्पतालों पे दबाव मरीजों का बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा, हमारे अस्पताल में वर्तमान में कोविड, नॉन कोविड दोनों इलाजों की व्यवस्था है, तो उसको मैनेज करने में सीमित निवासी डॉक्टरों की संख्या होने की वजह से काम का दबाव मौजूदा डॉक्टरों पे ज्यादा है। डॉक्टरों पर दबाव की इन शिकायतों के बीच महाराष्ट्र में तीसरी लहर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डॉक्टर टीपी लहाने बताते हैं कि बच्चों में बढ़े संक्रमण को देखते हुए बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। The chances of this going down. तीसरी लहर 10 से 18 साल के बच्चों को संक्रमित कर सकती है। हम उसके लिए पीडियाट्रिक वार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। It is what the epidemiologists are saying. महाराष्ट्र में फिलहाल 60,000 के करीब मामले रोजाना आ रहे हैं। मौतें 700 के करीब बनी हुई हैं। डॉक्टर स्टाफ की किल्लत की शिकायतों के बीच बेड जोड़ने की मुहिम रिकॉर्ड स्तर पर जारी है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोरोना की इस दूसरी लहर में वायरस कितना घातक है ये आप भी देख रहे हैं, जो हमारे लंग्स पर ज्यादा असर कर रहा है। कई बार मरीज आरटीपीसीआर जब टेस्ट करवाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन उनमें लक्षण होते हैं। वो सीटी स्कैन करवाते हैं और तब जाकर पता चलता है कि उनके लंग्स पर क्या बुरा असर पड़ चुका है। और कई बार मरीज बार बार सीटी स्कैन करवा रहे हैं ये देखने के लिए कि उनके लंग्स पर क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसे में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो स्वास्थ्य मंत्रालय, उनका कहना है कि अगर आप एक्सरे से काम जहां चल सकता है तो वहां एक्सरे करवाएं, ना कि बार बार सीटी स्कैन करवाएं, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप ये बार बार करवाएंगे तो कैंसर का भी खतरा है। परिमल कुमार की ये अहम रिपोर्ट देखिए। अगर आपको कोविड हो गया है तो फौरन सीटी स्कैन कराने ना पहुंच जाए। सीटी स्कैन का रेडिएशन एक्सरे से 400 गुना तक ज्यादा होता है। इसकी वजह से कैंसर तक हो सकता है। ये बात एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। यानी हल्के लक्षण हो तो आपका काम एक्सरे से चल सकता है। सीटी स्कैन करवाने का फैसला डॉक्टर की सलाह पर ही करें। इसी तरह हल्के कोविड में बायोमार्कर और स्टेरॉइड की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की जरूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। तो इलाज में सावधानी भी बरतनी है और उपायों को लेकर समझदारी भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत है और लोग किस तरह से बेहाल हैं, वो दिल्ली के बवाना ऑक्सीजन प्लांट का अगर आप नज़ारा देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जहां पर 2 से 3 दिनों तक लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर कहीं उनका नंबर आता है। मेरे सहयोगी शरद शर्मा ने इस जगह का जायजा लिया। ये ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन नहीं बल्कि सांसों का संघर्ष है। मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना के पूट गांव में हूँ, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर हूँ, और ये देखिए एक लंबी कतार है, सिलेंडर लगे हुए लाइन में, और सिलेंडर भरवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो बता रहे हैं वो बहुत ही कष्टकारी है, सुनकर के कष्ट होगा। वो ये है कि लोग कल से, आज शाम हो चुकी है, लोग कल से ही सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और फिर भी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भर पा रहा। ये देखिए लाइन कितनी लंबी है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में मैं हूँ, पुट गांव है। आप बताइए आपका क्या नाम है और आपका कौन एडमिट है, किसके लिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन लेने आए हैं? सर कैलाश नाम है मेरा, मेरी मदर एडमिट है इस वक्त, होम आइसोलेशन में है वो। अच्छा। वो उनको क्योंकि हॉस्पिटल में कहीं एडमिट नहीं कर रहे, उनको हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं अपना सिलेंडर आप ला सकते हैं तो हम एडमिट कर लेंगे, अदरवाइज हम एडमिट नहीं करेंगे। सिलेंडर लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल वालों को, एम्बुलेंस वालों को और प्राइवेट जो ASI वगैरह हैं वो अपने अपने नाम लेके सिलेंडर लेके जा रहे हैं। आम पब्लिक को सिलेंडर नहीं दिया जा रहा। आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? सर मैं कल सवेरे 7 बजे से लाइन में लगा हूँ यहाँ। कल सुबह 7 बजे से यहाँ अभी तक नंबर नहीं आ सवेरे 7 बजे से लाइन में हूँ, मेरा कोई नंबर नहीं आया। 469 मेरे सिलेंडर का नंबर दिया गया है। अच्छा। हाँ जी। नंबर अभी तक नहीं, कारण क्या बताए, नंबर क्यों नहीं आ पा रहा? क्या मतलब लाइन आगे नहीं बढ़ रही है? सर लाइन आगे नहीं बढ़ रही, पीछे की साइड से इनको, पीछे हमें सब मेन गेट पर खड़ा करके बोला जाता, और जो प्राइवेट गाड़ियाँ आती है ना पीछे के गेट से भर भर के गैस दी जा रही है। ठीक है। आप भी ऑक्सीजन भरवाना है? इंद्रजीत सिंह। आपका कौन बीमार है? माता जी। अच्छा, मदर बीमार हैं। तो आप कब से हैं यहाँ पर? कल से हूँ। कल कितने बजे आ गए? कल मॉर्निंग से, कल मॉर्निंग, कल सुबह आ गए थे। कितने बजे? 8 बजे। अभी भी देखिए, पिछली बार हम जाके बात करके आए इनसे, तो इन्होंने आके धमकाया कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ठीक, अभी भी यही इनका रूटीन चालू है। अभी मैंने बात करी जा करके, फिर वो आगे धमकाने के लिए पीछे से कि हम जब्त कर लेंगे आपका सिलेंडर, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस यार? कोई यहाँ पे मजाक करने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे घर में एक पेशेंट पड़ा हुआ है कोविड का, मैं उसके लिए ऑक्सीजन लेने आया हूँ, या मजाक करने आया हूँ इन लोगों के साथ में? ठीक है, मेरी बड़ी माँ, ये मेरी पेशेंट है, ये मेरी बड़ी माँ है। मदर है आपकी? हाँ बड़ी माँ है। अच्छा। ये मेरी दवाई है। मतलब बड़ी माँ ताई जी होंगी। हाँ। ये मेरे पे हर चीज़ का लिखा हुआ है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि 32 होती है जब ऑक्सीजन हटा देते हैं, फिर 82 होती है। अब उनको तो 90+ ही चाहिए ना। ये हमारे घर पे बैठे बैठे हमने उनको वेंटिलेटर पर कर रखा है। हॉस्पिटल ले जा नहीं सकते, हॉस्पिटल में भी दिक्कत है। क्या करें सर आप? और यहाँ पे आके हमारे को कहने ये चीज़ें पूरी, और सब कुछ होने के बावजूद नहीं भेज रहे हमारे को। कब से आए हुए हैं आप? सर मैं भी कल 11 बजे का यहीं पे। कल सुबह 11 बजे? हाँ जी। और बजे के बाद कल 1 बजे तक सिलेंडर लिए, फिर बंद हो गया। शाम को 6 बजे उसके बाद उन्होंने लिए हैं 2 लॉट लिए, वो दोनों लॉट यहीं पड़े हुए। एक अभी ट्रक भर के गया, अभी यहीं पड़े हुए। आप जाके देखिए बाहर ही पड़े हुए। सर हम लोग कल से खड़े हैं, लेकिन ये उन्हीं को, पहले नाम बताइए और आपका कौन बीमार है बताइए। हमारे चाचा का लड़का बीमार है। सर मैं कल से खड़ा हूँ, और कल से खड़ा रहने के बाद उन्हीं को सिलेंडर मिलता है जो प्रभावशाली व्यक्ति है। वो गाड़ी लेकर आते हैं, अंदर जाके सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर लेके। और जब हम जाते हैं तो हमें बैरिकेड से बाहर धक्का देकर पूछता है, भाई बाहर रहे, सोशल डिस्टेंस। कल से सारा रात, आज दिन भर धूप में थके रहे, फिर दोबारा गए तो SDM साहब पहुँचे, वो आए, वो बोले ठीक है मिल जाएगा आप लोग शांत हो जाओ। हम लोग 2 घंटा शांत रहे, फिर वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने मना कर रहे, हमारा टेक्निकी डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से आप लोग को अभी गैस मिलेगा, जबकि उन्होंने गैस सबको देते हैं, बाकी हम आम जनता मारे जा रहे हैं।
किसी का मरीज मर जाता है तो रोते हुए सिलेंडर शाम को यहाँ से शाम से हम लोग वापस गए हैं, 6 बंदे रोते हुए गए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए अपने पेरेंट्स को और सिलेंडर वापस लेके गए। सामने 6 बंदे। आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट जो है हमारी अनाउंस कर रही है कि आप घर पे ट्रीटमेंट करिए, घर पे कैसे करें? मेडिसिन है, डॉक्टर है, ऑक्सीजन तक नहीं है। इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। आपका प्लांट नहीं चल रहा था, आप अब अनाउंस कर रही है ये चीज। यहाँ कल से हम लोग धूप में खड़े हुए हैं, रात में मच्छर में मरे हैं, कल सुबह के आए हुए हैं हम लोग सब। घर पे कोई और नहीं है देखने के लिए, मरीज को देखिए, यहाँ लाइनें पूरी करें हम लोग, और उसके बाद एंड मोमेंट पे जब आगे पहुँचते तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मजाक चल रहा है। ये हालात हैं कि किस तरह से संघर्ष किया जा रहा है अपने मरीज को बचाने के लिए। होम आइसोलेशन हो चाहे अस्पताल हो, ऑक्सीजन के लिए यही संघर्ष जो है जमीन पर चल रहा है। फूट बवाना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि मीडिया को अदालत की पूरी कार्यवाही रिपोर्ट करने का अधिकार है और लोगों को भी ये जानने का अधिकार है कि अदालत में क्या हो रहा है। चुनाव आयोग मद्रास हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ी नसीहत दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को अदालत की मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से नहीं रोका जा सकता। न्यायालय में चर्चा जनहित की है, लोग ये जानने के हकदार हैं कि अदालतों में क्या चल रहा है। अदालती चर्चाओं की रिपोर्टिंग जजों के लिए अधिक जवाबदेही भी लाएगी, न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाएगी। आयोग को हाईकोर्ट की हत्या वाली टिप्पणी को कड़वी दवा के रूप में लेना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी बिना उसका पक्ष सुने की। पीएम और सीएम की रैली आयोजित करना प्रशासन का काम है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हाईकोर्ट को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट को टिप्पणी करने से रोककर हतोत्साहित नहीं करना चाहते, लेकिन एक संतुलन होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन में आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये कोई आसान मामला नहीं है। एक तरफ हाईकोर्ट है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग है और तीसरी तरफ मीडिया, जिसकी जिम्मेदारी अदालत की सुनवाई, अदालत की प्रक्रिया और अदालत के फैसलों को आम जन तक पहुंचाना है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट को इनके बीच न केवल संतुलन बनाना है, बल्कि एक लक्ष्मण रेखा भी खींचनी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई पुलिस ने अपनी नई फौज तैयार की है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए और कंटेनमेंट जोन पर निगरानी के लिए आम युवाओं को स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है, जिनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। अगर मास्क बिना कोई अगर गाड़ी में बैठा है तो उसके ऊपर को कार्रवाई करना है। यह मुंबई पुलिस की नई फौज है। कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने और जरूरतमंदों की मदद के लिए मुंबई पुलिस ने इन्हें अपने साथ जोड़ा है। विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की अधिकार एसपी या डीसीपी रैंक अधिकारियों को है। अभी सारे जोनल डीसीपी कई सारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया है और इन सबको सिविल बिल्डिंग्स के बाहर और इतर कामों के लिए पोस्ट किया जा रहा है। ये सब पुलिस स्टेशन के किसी ऑफिसर के नियंत्रण में काम करेंगे। पुलिस बस ये ध्यान रख रही है कि किसी युवक का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो और उनमें पुलिस की मदद करने का जज्बा हो। ये वो लोग हैं जो कि अब मुंबई पुलिस का हाथ बटा रहे हैं कोरोना के संक्रमण काल के दौरान जो पाबंदियां लगी हैं उन्हें लागू करने में, जैसे उसमें अलग अलग जो काम हो सकते हैं। इन्हें इस तरह सा एक आई कार्ड भी दिया गया है, यानी नियुक्ति पत्र एक तरह से हम कह सकते हैं। हालांकि ये अस्थायी है, कुछ काल मर्यादित काल तक के लिए दिया गया है और इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं कांदीवली में समझाया जा रहा है इन सभी को कि इनका काम क्या है, इन्हें क्या करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है और कैसे इस कोरोना संक्रमण काल में इनकी मदद हो पाए, ऐसा इनका इस्तेमाल हो सके, यहाँ पर ये किया गया है। और ये कांदीवली पुलिस के पीआई हैं विजय कांदलगांवकर, जो कि पूरा इनको समझा रहे हैं। अभी उनको काम के पहले हम यहाँ पर बोला कि उनका रोल क्या है, यहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं उनको किस तरह से चेक करना है, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो इस तरह से उसका चेकिंग। अगर कोई बिना वजह रास्ते पे घूम रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हमारे पास लेके आते हैं। फिर हम उसके ऊपर 188 जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन के तहत हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कॉलेज वगैरह सब बंद है, यहाँ पे घर पे बैठ के हम टाइम पास करें उससे इच्छा से आए। हाँ, और मैं पता चला विजय कांदलगांवकर सर है तो उसके हम लोग को पता चला कि ये पुलिस मित्र का ऐसा चल रहा है। तो हमारे जो सीनियर है विकी जायसवाल
हमने उनको अप्रोच किया करके फिर हमने सर से बात की और सबने हमको अथॉरिटी दी कि आप हमसे हमारे साथ मिलके काम करें। सर ने हम लोग को सेफ्टी के बारे में बता के रखा है कि कोई भी गाड़ी जब हम लोग रुकाते हैं तो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस से ही बात करने को और सैनिटाइज वगैरह करके ही हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। हम लोग को पर्सनल सैनिटाइज यूज़ करने भी दिया है कि अगर बार बार किसी का आईडी कार्ड वगैरह चेक करते तो अपना हाथ भी सैनिटाइज करते रहे और 2 मास्क लगा के रखने बोला है। जो कोरोना के पेशेंट है उन लोगों की हेल्प करना है, जैसे जो चल नहीं पाते हैं, जैसे प्रॉब्लम है घर से बाहर निकलने, उसके हम लोग हेल्प करते हैं। जैसे कोई दूध लेके आ गया तो हम लोग सप्लाई कर देते हमारे ग्रुप वाले लड़के लोग। ये पुलिस मित्र नाकाबंदी से लेकर कंटेनमेंट एरिया और बाजार में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में मददगार बने हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के कारण फैला कोरोना? पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ ही यूपी के गांव में बड़े पैमाने पर कोरोना फैल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं। कई मौतें ऐसी हो रही हैं जहां मरीज की टेस्टिंग भी नहीं हुई थी, तो पता नहीं चल पा रहा है कि जो मौत है वो कोविड की वजह से हुई है या किसी और कारण से। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि यूपी के गाँव में अब टेस्टिंग की मुहिम चलाई जाएगी। यूपी के गाँव से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी जिले के गुलरिया गांव में सूरत और दिल्ली से 10 प्रवासी मजदूरों को प्रधान पद के उम्मीदवार ने वोट डालने के लिए किराया देकर बुलाया। गांव के लोग कहते हैं कि सभी बीमार हो गए। सर 10 लोग आए थे लगभग और जो है वो बीमार पड़ गए। प्रधान प्रत्याशी ने खर्चे पे बुलवाया था तो जो है वो बीमार पड़ गए। कोई जिला अस्पताल में है, कोई जो है मेडिकल कॉलेज में है, कुछ लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। तो जो है उससे हम लोग जो है डरे हुए। अब गुलरिया गांव में डरे हुए लोग मास्क पहने दिखने लगे हैं, चाहे घर के बाहर खाली बैठे हों या काम धंधा करते। ज्यादातर मास्क लगाए हैं। संजू देवी मास्क लगा के खाना बनाती हैं। कोरोना से पहले उन्होंने कभी मास्क देखा भी नहीं था। आज आप खाना बना रही मास्क लगा के, किस तरह से, क्या कोरोना का डर है क्या? जी हाँ, कोरोना का डर है। इससे पहले कुछ जब बनाती थी तो मास्क लगाती थी कि नहीं? नहीं, तब नहीं लगाती थी, अब लगाते हैं। कोरोना से डर है। एनडीटीवी की टीम गांवों में कोरोना का जायजा लेने यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में गई। आजमगढ़ के रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी पहुंचे। इस अस्पताल से 5 किलोमीटर की दूरी पे गांव शुरू हो जाते हैं। 70 बेड के इस कोरोना अस्पताल में 70% मरीज आजमगढ़ के गांवों के हैं। इस बार गांव में उतना कहर नहीं देख रहे थे हम लोग कोरोना का, पर इस बार गांव के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो इस बार हमें गांव में एहतियात करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस बार गाँव के पेशेंट बढ़े हैं पिछले साल के कंपेरिजन में कोरोना के। बुलंदशहर से 25 किलोमीटर दूर शिकारपुर में रहने वाले टीचर सुशील शर्मा की 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव के मतदान ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई। पत्नी भी पहले से संक्रमित थी। अगले दिन दोनों की मौत हो गई। इलेक्शन जो है होना ही नहीं थे, जो इलेक्शन में ही बहुत कर्मचारी मारे गए। यूपी की 70% आबादी गांव में रहती है, जहां सबसे बड़ा चुनाव हुआ है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। यही नहीं, लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर जो हैं वहां पे मतदान करने के लिए बुलाए गए हैं। अब वहां कितने लोग संक्रमित हैं ये तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि वहां कोरोना का टेस्ट ना हो जाए। लेकिन गांव में इस तरह कोरोना का फैलना बहुत खतरनाक संकेत है। आजमगढ़ में रवि प्रकाश, बाराबंकी में सरफराज और बुलंदशहर में मनीष शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के मरीन ड्राइव से सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।